नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम ट्रांजिएंट्स इन अल्टरनेटर के बारे में चर्चा करेंगे। मीन्स अल्टरनेटर के अंदर किस प्रकार से ट्रांजिएंट डेवलप होता है, ट्रांजिएंट के और कौन कौन से सब टाइटल्स हैं, साथ में ट्रांजिएंट के पीछे रीजन क्या है और इससे क्या इम्पैक्ट होता है अल्टरनेटर के परफॉर्मेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पे। ये सारी चीजें इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि ट्रांजिएंट है क्या। तो जब भी अल्टरनेटर मेरा नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में ऑपरेट हो रहा हो, किसी भी प्रकार से उसके अंदर कोई भी इफेक्ट डेवलप हो, कोई भी डिस्टरबेंस डेवलप हो, जिसके वजह से बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए उसके मैग्नीट्यूड में सडन चेंज हो, यही कहीं ना कहीं ट्रांजिएंट का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। मीन्स सडन चेंज इन द ऑपरेटिंग कंडीशंस ऑफ अल्टरनेटर इज कॉजेज ट्रांजिएंट। बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो चेंजेस होते हैं इसके कौन कौन से बेसिक रीजंस है। तो नॉर्मल अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल दूं, तो आप अपने घर में अपने बल्ब को ऑन ऑफ करने के लिए आप बार बार स्विच को प्रेस करते हैं। जब आप स्विच के थ्रू उसको मैनुअली ऑन ऑफ करते हैं या फिर ऑटोमेटिक ऑन ऑफ करते हैं, उस कंडीशन में उस बल्ब के इनपुट और आउटपुट में सडन चेंज होता है। वो चेंज फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए होता है, लेकिन उस चेंज में जो वोल्टेज और करंट की वैल्यू है वो काफी ज्यादा चेंज होती है। मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि जब भी हमारे डिवाइस के अंदर, ऑपरेटिंग मशीन्स के अंदर किसी भी टाइम स्विचिंग ऑपरेशंस परफॉर्म हो, यानी हम उस डिवाइस में स्विच ऑन करें, स्विच ऑफ करें, या फिर सडन चेंज इन लोड हो, क्योंकि एक डिवाइस जो अपने ऑपरेटेड लोड पे काम करता है, जब आप उसमें लोड को सडन चेंज करते हैं तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होती है। एज फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक लेमन टर्म में एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जैसे बचपन में हम साइकिल चलाया करते थे, तो कभी कभी कोई ऐसा हमारा मित्र जो हमें बिना बताए हमारे साइकिल के बैक साइड पे बैठता था, या फिर बैठा हुआ दोस्त बिना बताए छलांग मार के जब उतरता था, तो हमारी जो साइकिल की स्पीड है वो सडन चेंज होती थी। ये एग्जांपल है कि सेम ऐसे ही जब आप लोड को रिमूव करते हैं ऑपरेटिंग मशीन से, या लोड को ऐड ऑन करते हैं, उस कंडीशन में हमारी मशीन की कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होती है, और इस यही जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, यही जो सडन चेंज है, ट्रांजिएंट कहलाता है। ये तो नॉर्मल कंडीशंस हुआ बच्चों। अब किसी वजह से हमारे मशीन के अंदर शॉर्ट सर्किटिंग हो, मीन्स मेरे मशीन में लाइन टू लाइन या फिर लाइन टू फेस शॉर्ट सर्किट हो, या फिर तीनों टर्मिनल में शॉर्ट सर्किट हो, उस कंडीशन में उसकी करंट की वैल्यू सडनली इंक्रीज होगी, वोल्टेज की वैल्यू सडनली डाउन होगी, और ये सब के सब ट्रांजिएंट के कॉज हैं। ट्रांजिएंट वर्ड ही अपने आप में बताता है कि बहुत कम समय में मैग्नीट्यूड में सडन जो चेंज होगा किसी भी सिग्नल की क्वांटिटी में, वही ट्रांजिएंट का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। बच्चों, नॉर्मली हम मशीन के अंदर देखते हैं कि जब भी शॉर्ट सर्किट हो, जब भी ट्रांजिएंट अराइज हो, तो कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। अदरवाइज ट्रांजिएंट से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब ट्रांजिएंट होगा तो वो मेरे मशीन के अंदर एक्सेसिव अमाउंट में हीट क्रिएट करेगा, डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा, उसकी जो वेवफॉर्म है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाएगी। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो सडनली करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी, और उस कंडीशन में मेरा मशीन ओवरहीट होगा, उसकी इंसुलेशन फेल होगी, उसके डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वीकर हो जाएगी। हो सकता है आर्मेचर वाइंडिंग इसी ट्रांजिएंट फॉल्ट की वजह से डैमेज हो जाए, शॉर्ट सर्किटेड हो जाए। तो ट्रांजिएंट होना नहीं चाहिए, बिकॉज ये एक एबनॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस है। ट्रांजिएंट नॉर्मल कंडीशन नहीं है। नॉर्मल कंडीशन वो है जिसमें मेरा मशीन अपने रेटेड वोल्टेज, रेटेड करंट और रेटेड लोड पे ऑपरेट होता है। बच्चों, अगर हम बहुत डिटेल में बात करें तो ट्रांजिएंट जनरली कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और वो फैक्टर्स हमारे पास बेसिक जो हमारे लोड्स हैं, जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, जो हमारे एलिमेंट्स हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, वही हैं। जैसे अगर मैं बात करूं इंडक्टिव लोड मेरे पास है, तो इंडक्टिव लोड सडनली चार्ज भी नहीं होता है, सडनली डिस्चार्ज भी नहीं होता है। अब वो सडनली चार्ज नहीं होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, मैं चार्जिंग के लिए जो हेवी करंट उस पर अप्लाई करूंगा, लेकिन वो सेवी करंट पे उतना फास्ट, उतना इंस्टेंटली चार्ज नहीं होगा, तो अब नॉर्मल अनहेल्दी कंडीशंस वहां पे डेवलप होगा। सेम बच्चों, कांस्टेंट फ्लक्स जो लिंकेज होता है उसके साथ भी अपने लिमिटेशंस है। क्लोज सर्किट बनाना होता है उसको, उसमें जीरो रेजिस्टेंस या नो सोर्स एक्साइटेशन की कंडीशंस डेवलप होती है। तो ये कुछ कॉजेज हैं बच्चों, ये कोई कुछ डिपेंडेंसीज है हमारे ट्रांजिएंट के एनालिसिस के लिए। तो बच्चों, अगर मैं कंक्लूड करूं तो ट्रांजिएंट नॉर्मली, चाहे वो सिंगल फेज मशीन हो, चाहे वो थ्री फेज मशीन हो, वो एक एबनॉर्मल कंडीशंस है जिसमें हमारे मशीन के अंदर जो सडन क्वांटिटीज की मैग्नीट्यूड है बहुत कम इंटरवल के लिए बहुत क्विकली चेंज होती है। अब इस ट्रांजिएंट को एनालाइज करने के लिए नॉर्मली हम अपने वेवफॉर्म को, यानी थ्री फेज अल्टरनेटर में
तीनों फेजेस के वेवफॉर्म को वन टू वन एनालाइज करते हैं, जिसमें हम फेज आर, फेज वाई, फेज बी तीनों फेजेस में देखते हैं कि कैसे सडनली वोल्टेज के इनिशियल वैल्यूज में कैसे चेंज आता है, कैसे डिप आता है। और फिर इसके बाद फाइनली हम देखेंगे कंक्लूडिंग वेवफॉर्म बना के कि हमारे टोटल टाइम को कैसे हम ट्रांजिएंट, सब ट्रांजिएंट और स्टडी स्टेट में डिवाइड करते हैं। तो आइए बच्चों, पहले हम तीनों फेजेस का करंट का वेवफॉर्म बना के समझते हैं कि कैसे डीसी कंपोनेंट और कैसे एसी कंपोनेंट का इम्पैक्ट हम पे पड़ता है। तो आइए बच्चों, अब हम ट्रांजिएंट एनालिसिस को वेवफॉर्म से समझते हैं, और इसके लिए मैं 3 फेज ऑल्टरनेटर का कंडीशन लेता हूं। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि मेरा 3 फेज ऑल्टरनेटर अपने डीसी एक्साइटेशन पे सिंक्रोनस स्पीड से यानी रेटेड स्पीड पे ऑपरेट हो रहा है। लेकिन यहाँ कंडीशन मैंने ये लिया है कि मैं यहाँ लोड अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मींस विदाउट एनी लोड मैं अपने सिंक्रोनस मशीन यानी जनरेटर को, ऑल्टरनेटर को एक्साइटेशन के साथ सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट कर रहा हूं। अब एज्यूम कर रहा हूं कि मेरे टर्मिनल्स के अक्रॉस शॉर्ट सर्किटिंग हो रहा है। अब जैसे ही शॉर्ट सर्किटिंग होगा बच्चों, तो तीनों जो फेजेस हैं, फेज आर, फेज वाई, फेज बी, इन तीनों में जो करंट का चेंज होगा वो अलग अलग होगा। ऐसे बोला जाए तो अगर नॉर्मल और हेल्दी ऑपरेटिंग कंडीशंस होता तो तीनों के जो फेज करंट होते बैलेंस कंडीशन में बस 120, 120, 120 डिग्री आपस में डिस्प्लेस्ड होते। लेकिन ये अनहेल्दी कंडीशन है, शॉर्ट सर्किटिंग है, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होंगे और ऐसा हमें देखने को मिलेगा कि कैसे इसके अंदर डीसी कंपोनेंट्स अराइज होते हैं। तो आइए बच्चों, इन तीनों वेवफॉर्म को हम यूज करते हैं और समझते हैं कि कैसे फेज आर, फेज वाई, फेज बी में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट शिफ्ट हो रहा है, डीसी कंपोनेंट अराइज हो रहा है। फिगर ए जो मैंने लिया है बच्चों, वो है फेज करंट ऑफ फेज आर यानी फर्स्ट फेज वर्सेस टाइम। तो फेज करंट ऑफ आर वर्सेस टाइम में मैं देख रहा हूं कि स्टार्टिंग में जब शॉर्ट सर्किटिंग अराइज हुआ तो फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए करंट की वैल्यू सडनली इंक्रीज हुई, और इंक्रीज होने के बाद धीरे 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 वो शटल डाउन हुई और उसने अपने रेफरेंस एक्सिस ओरिजिन को, जीरो एम्पलीट्यूड एक्सिस को फॉलो किया और सिमेट्रिकल रहा, सिमेट्रिसिटी दिया। आगे आने वाले इंटरवल में धीरे धीरे वो शटल डाउन होगा एंड इट विल कम्स इन स्टडी स्टेट मोड। इसमें किसी प्रकार का कोई डीसी एडिशनल कंपोनेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है, यानी इसका जो डीसी कंपोनेंट होगा वो यही एवरेज वैल्यू होगा, और एवरेज वैल्यू हम आसानी से निकाल लेते हैं। इसीलिए ये अपर पॉजिटिव लाइन का पीक है और जो रेफरेंस लाइन है और ये नेगेटिव साइकिल का रेफरेंस लाइन है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी इट्स डीसी कंपोनेंट और एवरेज वैल्यू। लेकिन बच्चों फेज वाई में इसका इंपैक्ट चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है? जब हमने देखा फेज करंट ऑफ फेज वाई वर्सेस टाइम का कर्व फिगर बी में, तो यहाँ एम्पलीट्यूड को मैं शिफ्टेड दिख रहा हूं पॉजिटिव एक्सिस में, यानी पॉजिटिव एम्पलीट्यूड साइड में मेरा जो रेफरेंस वैल्यू है वो शिफ्ट हो रहा है, रेफरेंस एक्सिस यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। तो आप देखेंगे जो रिजल्टेंट वेवफॉर्म बन रहा है, जिसको मैंने यहाँ डीसी कंपोनेंट नाम दिया, वो पॉजिटिव एक्सिस की तरह शिफ्ट हुआ। आइडियली उसको कहाँ होना चाहिए बच्चों? तो सेम ऐसे ही जैसे फेज आर में जीरो एक्सिस लाइन पे था, वैसा ही आइडियली होना चाहिए। लेकिन चूंकि यहाँ पे फॉल्ट है, अनहेल्दी कंडीशन है, इसीलिए इसमें डीसी कंपोनेंट में पॉजिटिव एक्सिस की तरफ इसकी डीसी कंपोनेंट शिफ्ट हो रही है, एवरेज वैल्यू शिफ्ट हो रही है। स्टार्टिंग में फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम यहां भी सब ट्रांजिएंट कंडीशन डेवलप होगा, यानी सडन चेंज इन पीक होगा और धीरे 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 ये सेटल डाउन होगा और आगे चल के इसकी वैल्यू स्टडी स्टेट में जाएगी। लेकिन स्टार्टिंग में इसका एम्पलीट्यूड पॉजिटिव एक्सिस की तरफ था और धीरे धीरे इसका एम्पलीट्यूड एवरेजिंग करते करते नेगेटिव एक्सिस की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करेगी। लेकिन जब हम फेज थर्ड में यानी फेज बी में इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो फिगर सी में हम जैसा देख पा रहे हैं कि अभी जो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है, जो रिजल्टेंट वैल्यू है, वो नेगेटिव एक्सिस की तरफ आ रही है, नेगेटिव एम्पलीट्यूड में आ रही है। यानी इसका जो डीसी कंपोनेंट है, जो इन दोनों का लाइन का एवरेज वैल्यू है, वो नेगेटिव एम्पलीट्यूड में आ रहा है। तो हमने देखा कैसे फेज ए यानी फर्स्ट फेज के लिए इसकी जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो न्यूट्रल एक्सिस, ओरिजिन एक्सिस को फॉलो कर रही है, लेकिन फेज वाई में पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो रही है, लेकिन फेज बी में ये नेगेटिव वैल्यू की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो ये एक डिफरेंस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है बच्चों।
अब इन्हीं डिफरेंसेस के बिहाफ पे जब हम सिमेट्रिकल कंडीशंस लेके चलेंगे बच्चों, तो सिमेट्रिकल कंडीशन में हम इस फिगर डी को कंसीडर करेंगे। यानी जो फिगर डी है वो सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट स्टेटर करंट इन सिंक्रोनस मशीन का वेवफॉर्म है। अब इस वेवफॉर्म में हमें डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स देखने को मिल रहे हैं। सिमेट्रिकल इसलिए बोला क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो रिजल्टेंट है वो रीजन को न्यूट्रल एक्सिस को मान के रिजल्टेंट पे वैल्यू आ रही है। इसमें फेज बी और फेज वाई और फेज बी की तरह डीसी कंपोनेंट एक्सिस शिफ्टिंग नहीं हो रही है। ये सारे वेवफॉर्म्स बच्चों आप अपने लेबोरेटरी में शॉर्ट सर्किट अराइज करा के ऑपरेटिंग कंडीशंस में, जो कंडीशंस मैंने बताया कि सिंक्रोनस स्पीड पे, रेटेड सिंक्रोनस स्पीड पे अपने मशीन के अंदर नो लोड कंडीशन में जब आप शॉर्ट सर्किट कराएंगे और ओसिलोग्राफ पे जब आप उसका वेवफॉर्म देखेंगे, डीएसओ सीआरओ पे वेवफॉर्म देखेंगे, तो ये सारे वेवफॉर्म्स आपको लैब में रिकॉर्डेड मिलेंगे। ये जो सिमेट्रिकल वेवफॉर्म मैंने बनाया बच्चों, उसमें हम देख पा रहे हैं कि मेरे पास तीन कंडीशंस अराइज हो रहे हैं। सबसे पहला जो कंडीशन है, जो सेकेंड वे ये डॉटेड लाइन है, ये बच्चों है एक्स्ट्रा प्लॉटेड ट्रांजिएंट इनवेलप, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। फिर एक्स्ट्रा प्लॉटेड स्टेडी स्टेट इनवेलप, जो ये डॉटेड डॉटेड लाइन है। और जो सबसे नीचे वाला है, ये एक एक्चुअल इनवेलप का वेवफॉर्म है। इनवेलप का मतलब आप लिफाफा होता है। अगर आप इनवेलप का वेव सब देखेंगे तो कैसे वो कर्व बनाता है, साइनसोइडल कर्व बनाता है, वैसा ही कुछ कर्व यहाँ पे इनवेलप टाइप का बनता है, इसलिए इसको इनवेलप वेवफॉर्म भी हम नॉर्मली बोल देते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, ओ बी एंड ओ सी तीन कंडीशंस हमें मिल रहे हैं। सबसे पहला मैं बात करूंगा ओ ए कौन सा एम्पलीट्यूड है? वो एम्पलीट्यूड है जिसमें मैं देख रहा हूं बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, मींस बहुत कम टाइम के लिए मेरे एम्पलीट्यूड में बहुत पीक चेंजेस है, बहुत ज्यादा चेंजेस है बच्चों। और इसीलिए बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जो बहुत हाई पीक चेंजेस है बच्चों, इन टाइम को हमने बोल दिया सब ट्रांजिएंट पीरियड। यानी सब ट्रांजिएंट पीरियड वो पीरियड होगा बच्चों जिसमें बहुत कम इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हमारी मैग्नीट्यूड चेंज होगी और बहुत हेवी हाई मैग्नीट्यूड चेंज होगी। यानी यहाँ जो मैग्नीट्यूड का डिस्प्लेसमेंट है, जो चेंज है, जैसे ही शॉर्ट सर्किट अराइज होगा तो बहुत कम इंटरवल होगा, लेकिन उसमें पीक जो होगी मैग्नीट्यूड की बहुत ही हाई होगी। दैट पीरियड इज कॉल्ड सब ट्रांजिएंट पीरियड। बच्चों शॉर्ट सर्किट करंट वर्सेस टाइम में हमें जो सब ट्रांजिएंट पीरियड मिला उसको मैं एक नोमेनक्लेचर दूंगा एंड दैट इज कॉल्ड टीडी डबल डैश। याद करिएगा, टीडी डबल डैश सब ट्रांजिएंट टाइम को, सब ट्रांजिएंट पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सब ट्रांजिएंट पीरियड होगा तो स्वाभाविक है सब ट्रांजिएंट करंट भी डेवलप होगा, तो उसको मैंने आई डबल डैश से रिप्रेजेंट किया और वो सब ट्रांजिएंट करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस सब ट्रांजिएंट का रिएक्टेंस भी होगा जिसको मैं एक्स डबल डैश से रिप्रेजेंट करूंगा और जो सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। बच्चों जहां पे सब ट्रांजिएंट खत्म होगा वहां से एक अगला एनालिसिस चालू होगा, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिएंट पीरियड। मींस ट्रांजिएंट पीरियड लगभग में वो पीरियड है जहां पे जो सडन पीक मिला था मुझे वैल्यू का, वो पीक लगभग में खत्म हो जाता है, उस पीक की वैल्यू लगभग में चेंज हो जाती है। तो ये मान के चलिए यहां से मेरा ट्रांजिएंट रीजन स्टार्ट हुआ। ट्रांजिएंट रीजन में तब तक मानूंगा जब तक मेरा वेव फॉर्म, जो मेरे एम्पलीट्यूड है सर्किट की, वो चेंज नहीं हो जाए, मीन सेटल डाउन नहीं हो जाए। तो जो ओ ए एम्पलीट्यूड था ये सब ट्रांजिएंट के लिए था, जो ओ बी एम्पलीट्यूड है शॉर्ट सर्किट करंट का वो ट्रांजिएंट के लिए है। तो ट्रांजिएंट का जो टाइम होता है बच्चों इंटरवल, तो ट्रांजिएंट के इंटरवल को मैं टी डी डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सिंगल डैश ट्रांजिएंट, डबल डैश सब ट्रांजिएंट। और सिमिलरली बच्चों इसमें जो करंट होगा ट्रांजिएंट आई डी डैश से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं और इसकी जो रिएक्टेंस होंगी उसको मैं एक्स डी डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो एक जनरल रिलेशन है, मैथमेटिकल रिलेशन है कि जो ट्रांजिएंट टाइम होता है लगभग में अप्रोक्सीमेट की बात कर रहा हूं, वो 5 गुना ज्यादा होता है किसे? सब ट्रांजिएंट टाइम से। ये 4 to 5 टाइम्स इंटरवल का, ज्यादा का मतलब है सब ट्रांजिएंट टाइम बहुत कम समय के लिए होगा, लेकिन उससे 5 गुना ज्यादा समय के लिए ट्रांजिएंट पीरियड होगा। अब जहां पे ट्रांजिएंट पीरियड
खत्म होगा बच्चों, वहां से लगभग में मुझे कांस्टेंट आउटपुट मिलना चालू होता है, इसकी एवरेज वैल्यू मिलनी चालू होती है। तो यहाँ से मैं मान के चल रहा हूँ कि जो टाइम स्टार्ट होगा दैट इज कॉल्ड स्टडी स्टेट पीरियड। मीन्स यहाँ से हमारी जो मैग्नीट्यूड है, एम्पलीट्यूड है, वो लगभग में सेटल डाउन हो गई है, वो फिक्स हो गई है। उसके बाद मेरे एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं है। तो दैट पीरियड इज कॉल्ड स्टडी स्टेट पीरियड। स्टडी स्टेट पीरियड कहाँ तक होगा बच्चों? तो ट्रांजिएंट खत्म होने के बाद जब तक आप अपने डिवाइस को ऑपरेट करेंगे तब तक आपका ट्रांसफर स्टडी स्टेट पीरियड मिलेगा। यानी उसकी वो टेंस टू इनफाइनाइट की तरफ मैं बोल सकता हूँ कि बहुत कम इंटरवल के लिए सब ट्रांजिएंट है, उससे 5 गुना ज्यादा इंटरवल के लिए ट्रांजिएंट है, और उससे कई गुना ज्यादा यानी जब तक डिवाइस ऑपरेट हो रहा है तब तक मुझे जो इंटरवल मिलेगा दैट इज कॉल्ड स्टडी स्टेट इंटरवल। तो बच्चों यहाँ स्टडी स्टेट इंटरवल को मैं टीडी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इस इंटरवल में जो करंट मिलेगा उसको मैं आईडी से रिप्रेजेंट करूंगा, और इस इंटरवल में जो रिएक्टेंस डेवलप होगा उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा एक्सडी से। तो बच्चों अगर मैं इस वेवफॉर्म को देख के समझाने की कोशिश करूं तो ओए जो है वो सब ट्रांजिएंट कंडीशन में करंट की वैल्यू है, ओबी है ट्रांजिएंट कंडीशन में करंट की वैल्यू है, और जो ओसी है वो हमारे स्टडी स्टेट कंडीशन में करंट का एम्पलीट्यूड है, करंट की वैल्यू है। तो बच्चों सब ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट एंड स्टडी स्टेट, ये 3 कंडीशंस अराइज होते हैं जब हमारे मशीन के अंदर अनहेल्दी कंडीशन अराइज होता है, जब हमारे मशीन के अंदर किसी भी तरह का सडन चेंज इन लोड या फिर शॉर्ट सर्किट या फिर स्विचिंग ऑपरेशन में फॉल्ट अराइज होता है। देखिए अगर मैं इसको प्रैक्टिकली बोलूं तो प्रैक्टिकली इसको एनालाइज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि बहुत कम इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हम इन चीजों को सब ट्रांजिएंट को एनालाइज करते हैं, लेकिन थ्योरेटिकली हमें इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और अब हम जब इसको वेवफॉर्म में हम एनालाइज करेंगे तो हम देख पाएंगे स्मॉल स्केल ऑफ वैल्यू पे कि कैसे इसके इम्पैक्ट की वजह से जो सडन चेंज इन एम्पलीट्यूड होता है उसकी वजह से मेरी मशीन की जो भी इंसुलेटिंग मटेरियल है वो एक्सेसिव हीट की वजह से डैमेज हो जाती है। तो कभी कभी स्टार्ट करते ही शॉर्ट सर्किट अराइज हुआ और उसी कंडीशन में मेरा मशीन डैमेज हो गया। ये डैमेज होने के पीछे बहुत हाई कम इंटरवल के लिए हाई पीक ऑफ जो करंट में चेंज होता है वही है जो नॉर्मली उसके रेटेड करंट से कई गुना ज्यादा होता है। तो आइए बच्चों अगले वीडियो में हम सब ट्रांजिएंट और नॉर्मल स्टडी स्टेट कंडीशंस में करंट रिएक्टेंस का आपस में रिलेशन क्या है, मैथमेटिकल वैल्यू क्या है, इसको कैलकुलेट करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।